अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन 10 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सदर मुमलिकत मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन 10 रोजा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर मदीना मुनव्वरा सऊद अल फैसल ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर हिशाम बिन सिद्दीक और आला सऊदी हुकाम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सदर ममनून हुसैन मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में कुछ रोज गुजारेंगे, जहां वो रमजानुल मुबारक के रोजे रखेंगे और इबादत करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मैं और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दोनों नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास और नवाज शरीफ से मुलाकात की तफसीलात बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी है कि किसी रियासत के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ से मंसूब बयान के कुछ हिस्से दुरुस्त नहीं। उन्होंने कौमी सिक्योरिटी इजलास के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में नवाज शरीफ ने कहा कि उनका इंटरव्यू गलत अंदाज में पेश किया गया। नवाज शरीफ ने बताया कि उन्होंने मुंबई हमलों से मुतालिक ऐसा बयान नहीं दिया, उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने नहीं कहा कि हमलावर मंसूबा या प्लान बनाकर यहाँ से भेजे गए। जो कुछ कहा गया वो एक मफरूजा था। भारतीय मीडिया ने अपने मकासद के लिए इंटरव्यू को उछाला। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में गलत फहमियाँ बढ़ गई थीं। नवाज शरीफ ने कोई वजाहती बयान देने के लिए मुझे यहाँ नहीं भेजा, ना मुझे कोई खींच रहा है और ना किसी को खींचने की इजाज़त देंगे। आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ। पूरी मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुतालिक बयान को मुस्तरद कर दिया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह, DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वज़ीर दिफा इंजीनियर खुरम दस्तगीर, मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ ने शिरकत की। इजलास में नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुतल्लिक बयान पर गौर किया गया। बाद वज़ीर आज़म हाउस से कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी हुआ। इजलास के शुरका ने इल्जामात को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि गलत तस्वुरात की बुनियाद पर और हक़ाइक़ से हट कर राय कायम करना बदकिस्मती है। कौमी सलामती कमेटी ने इत्तफ़ाक़ किया कि मुंबई हमलों के बारे में नवाज शरीफ का बयान गलत और गुमराह कुन है। शुरका ने कहा कि मुंबई हमलों के केस में ताख़ीर का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं भारत है। अजमल कसाब तक रसाई देने से इनकार और उसकी इजलत में फांसी के बायस केस मुकम्मल न हो सका। पाकिस्तान भारत से कुलभूषण यादव और समझौता एक्सप्रेस थाने पर ताउन का भी मुंतज़िर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करता रहेगा। इजलास में अखबारी इंटरव्यू में नवाज शरीफ के झूठे दावों और इल्जामात की मजम्मत करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करता रहेगा। गुज़िश्ता रोज पाक फौज के शुबा तल्लुकात आमा ने मुंबई हमलों के हवाले से मीडिया पर चलने वाले बयान को गुमराह कुन करार देते हुए कहा था कि इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है, जिसमें मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के तहयात कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि सरहद पार जाकर 150 लोगों को कत्ल कर देना काबिल कबूल नहीं। अस्करी तंजीमें अब तक मुतहर्रिक हैं, जिन्हें गैर रियासती अनासिर कहा जाता है। मुझे समझाएं कि क्या हमें उन्हें इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि सरहद पार जाकर 150 लोगों को कत्ल कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने सियालकोट में जबरी मुशक्कत पर मजबूर किए जाने वाले 50 भट्टा मजदूरों की रिहाई और लेन देन के लिए फरीकैन को सिविल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भट्टा मजदूरों के हकूक से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस उमर अता बिंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। सियालकोट पुलिस ने 50 भट्टा मजदूरों को जिला सियालकोट तहसील डिस्का के पेरोचक से बाजियाब करवाकर अदालत पेश किया। जबरी मुशक्कत से मुतल्लिक अदालती इस्तफसार पर मजदूरों में इख्तलाफात पाया गया। अक्सर ने कहा कि उन्हें दबाव में रखकर गुज़िश्ता रात दस्तखत और अंगूठे के निशान लिए गए। 10 लाख रुपए के हिफ्ज काम पर रखा गया। पैसों की वजह से परेशान किया जाता है, जबकि चंद एक ने कहा कि वो अपनी मर्जी से बट्टे पर काम कर रहे हैं, उन पर दबाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मजदूरों को आजाद करने का हुक्म दिया और पैसों के लेन देन के लिए फरीकीन को सिविल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि पुलिस हुकाम भट्टा मजदूरों के सामान की वापसी यकीनी बनाए। भट्टा मजदूर अपनी नक्लो हरकत में आजाद हैं, जहां चाहें जा सकते हैं।
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق بیان پر وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف سمیت جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں خورشید شاہ کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، لیکن انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کو آرمی چیف کی تجویز پر حکومت نے اجلاس میں مدعو کیا تھا۔ بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ آج صبح مجھے قومی سلامتی اجلاس کے دعوت نامے کا علم ہوا تو میں نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نواز شریف کا موجودہ حکومت سے تعلق ہے، میں تو اپوزیشن لیڈر ہوں، حکومت فیصلہ کرے کیا کرنا ہے، قومی سلامتی کمیٹی اپنے فیصلے کرے اور وزیراعظم ہمیں ان سے آگاہ کریں، انتظار کروں گا، وزیراعظم پارلیمنٹ میں آ کر وضاحت کریں اور اعتماد میں لیں۔ خورشید شاہ نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لفظوں کے کئی معنی نکلتے ہیں، اہم پوزیشنز پر رہنے والوں کو ان حالات میں سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر بولنا چاہیے۔ پاکستان کے قومی سلامتی ایشوز پر ہم سب ذمہ دار ہیں۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کہتے ہیں میاں نواز شریف نے جو کچھ کہا پاکستان کے ریکارڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق حالیہ بیان پر کہا کہ پاکستان کس طرح بھی ممبئی حملہ کیس میں ملوث نہیں ہے۔ میں نے پہلے روز ہی کہا تھا کہ ممبئی حملہ کیس میں بھارت ملوث ہے۔ ممبئی حملہ را کا پیر سے طے شدہ آپریشن تھا، یہ پورا حملہ را نے کرایا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے بھارتی وزیر داخلہ سے کہا کہ ثبوت دیں، ایکشن لوں گا۔ میں نے ممبئی حملہ کیس کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی، کیس کی تحقیقات بھارت کی وجہ سے رکی۔ اجمل قصاب کا بیان ریکارڈ کرانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اجمل قصاب بھی بھارت کا اپنا مہرہ تھا، اس لیے رسائی نہیں دی گئی۔ پیپلز پارٹی کے نما کا کہنا تھا کہ بھارت اپنے ریاستی عناصر بھیج کر پاکستان میں دہشت گردی کراتا رہا ہے۔ ڈیوڈ ہیڈلے کے سٹینڈرڈ کو بھی بھارت کی خفیہ ایجنسی نے تیار کیا۔ بھارت نے فہیم انصاری اور صباح سے کیوں تحقیقات نہیں کرائیں؟ مطالبہ رہا ہے کہ انصاری برادرز کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ انصاری برادرز نے را کے امام پر ممبئی حملوں میں صلحکار کا کردار ادا کیا۔ ڈیوڈ ہیڈلے نے بھی را کی مکمل حمایت کی۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ میاں نواز شریف پر آرٹیکل 6 نہیں لگتا، پاکستان کے ریکارڈ میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو نواز شریف نے کہا۔ ان کے بیان پر افسوس ہوا۔ نواز شریف نے یہ بیان دیا ہے تو اقوام متحدہ کے طلب کرنے پر وہ کیا کہیں گے؟ نواز شریف قوم پر رحم کریں اور اپنا بیان واپس لیں، قوم کے سامنے کہیں کہ غلطی ہوئی۔ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر وہ ہوتا ہے جس کو حکومت کی پشت پناہی نہیں ہوتی۔ کلبھوشن تو بھارت کا ایک افسر تھا، یہ ہوتا ہے اسٹیٹ ایکٹر۔ انہوں نے کہا کہ آج میاں صاحب نے پہلی مرتبہ بھارتی جاسوس کلبھوشن کے خلاف بیان دیا۔ پاکستان میں ہزاروں لوگ کلبھوشن کی وجہ سے جاں بحق ہوئے، ان کے لیے بھی وہ کچھ کہہ دیتے۔ میں نے بار بار کہا کہ کلبھوشن کے معاملے کو فوراً نپٹایا جائے۔ کلبھوشن کے معاملے پر تاخیر ہوئی تو بھارت انٹرنیشنل عدالت میں چلا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار سرکاری دورے پر بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی جگہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے قائم مقام کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار سرکاری دورے پر 2 ہفتوں کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ سپریم کورٹ نے سینئر جج جسٹس آصف سعید کھوسہ کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ جسٹس گلزار احمد نے جسٹس آصف سعید سے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ کی عمارت میں ہوئی، جس میں سپریم کورٹ کے ججز اور سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ کرپشن مقدمے میں ملوث سابق صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں سابق صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن اور دیگر ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے شرجیل انعام میمن کی درخواست مسترد کر دی، جبکہ 2 ملزمان عاصم سکندر اور حنیف کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ شرجیل میمن نے طبی بنیادوں پر ضمانت کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی۔ شرجیل میمن سمیت 11 ملزمان کے خلاف محکمہ اطلاعات سندھ میں 5 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کا ریفرنس دائر ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے ممبئی حملوں سے متعلق میاں نواز شریف کے متنازع بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کے بیان سے پاکستان کی دنیا بھر میں جگ انسائی ہو رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نواز شریف کے بیان کو لے کر اپنا کیس مضبوط کر رہا ہے۔ نواز شریف کے بیان سے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا ہے۔ ترجمان PTI کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے کے بھارتی بیانیے کو دہرایا۔ انہوں نے پاکستان پر فائرنگ کے لیے بھارت کو بندوق پکڑا دی ہے۔ تمام جماعتیں سیاست سے بالا تر ہو کر اس کی مذمت کریں۔ نواز شریف اپنی ذات کو ریاست اور اداروں سے بالا تر سمجھتے ہیں، جو بدقسمتی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپنی پارٹی میں بھی سیاسی تنہائی کا شکار ہیں۔ ان کا کارکن اب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ نواز شریف پاکستان میں بادشاہت چاہتے ہیں۔ ان کا اور شاہد خاقان عباسی کا
कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने बयानात सोच समझ कर दिए, उन्होंने खदशात बढ़ा दिए हैं, आने वाली हुकूमत पर इक्तसादी पाबंदियां लग सकती हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ मरियम नवाज के सामने भी नहीं बोल सकते। नवाज शरीफ की मोदी से मुलाकात का दफ्तर खारजा में कोई रिकॉर्ड नहीं। शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ के बयान की वजह से बहुत से लोग नून लीग छोड़कर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा ने अपने रद्द अमल में कहा कि ऐसे बयानात से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। नवाज शरीफ ने कहा कि उनका मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला खलाई मखलूक से है। वो इदारों के खिलाफ और उनके भाई इदारों से बनाकर रखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ ने पूरी जमात को मुल्क दुश्मनी के जुर्म में कटहरे में ला खड़ा किया है। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ मुस्तफ़ी होकर ही अपनी जान छुड़ा सकते हैं। पानामा JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने अदालत को बताया कि हसन हुसैन और मरियम नवाज ने दौरान तफ्तीश JIT को जाली दस्तावेजात पेश की और गल्फ स्टील मिल से हासिल शुदा रकम भी जद्दा, कतर और बरतानिया नहीं पहुंची। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत की। समाअत के दौरान JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने अपना बयान कलमबंद करवाते हुए कहा कि हुसैन नवाज ने JIT को बयान में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम गल्फ स्टील मिल की मशीनरी 50 से 60 ट्रकों में जद्दा मुंतकिल की गई। इस मशीनरी से अल अजीजिया स्टील मिल कायम की गई। गल्फ स्टील मिल की फरोख्त से मुतल्लिक शरीफ खानदान के दावे की तस्दीक के लिए JIT ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतल्लिका हकाम को खत लिखा। UAE ने गल्फ स्टील मिल्स के 25% शेयर्स की फरोख्त का दावा गलत करार दे दिया। इसके अलावा मिल की फरोख्त से 12 मिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 1980 के मुआहदे की ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड नहीं मिला। सेंट्रल बैंक ऑफ दुबई में भी अहली स्टील मिल की तरफ से तारिक शफी को 12 मिलियन दिरहम की अदायगी का रिकॉर्ड नहीं। UAE ने बताया कि 2001 और 2002 में ट्रकों के जरिए अहली स्टील की दुबई से जद्दा कोई स्क्रैप मशीनरी नहीं भिजवाई गई। JIT के सरबराह का कहना था कि 1986-87 में नवाज शरीफ के कजन तारिक शफी ने नया बैंक अकाउंट खोलकर मजीद कर्जा लिया। 1986 में नए बैंक अकाउंट खोलने से जाहिर होता है कि तमाम वाजिबात सेटल्ड हुए। UAE ने तारिक शफी के डिफॉल्ट होने के मुतालिक सजा का हुक्मनामा भिजवाया। वाजिद ज़िया ने बताया कि दस्तावेजात की रोशनी में JIT नतीजे पर पहुंची कि गल्फ स्टील मिल से हासिल शुदा रकम कभी जद्दा, कतर और बरतानिया नहीं पहुंची। हसन हुसैन और मरियम नवाज ने दौरान तफ्तीश JIT को जैली दस्तावेजात पेश की। एवन फील्ड अपार्टमेंट समेत तमाम बिजनेस के फंड्स के लिए पेश की गई दस्तावेजात जैली निकली। इसके अलावा अहली स्टील मिल्स के स्क्रैप की तफसील का हुसैन नवाज का दावा भी झूठा निकला। उन्होंने मशीनरी की ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक गलत बयानी की। नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SSP मली राव अनवार के खिलाफ अहम गवाह मुनहरिफ हो गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई। राव अनवार, DSP कमर अहमद शेख, अलायार इकबाल और अरशद समेत 11 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से राव अनवार को VIP प्रोटोकॉल दिया गया और बगैर हथकड़ी के भी पेश किया गया। दौरान समाअत नकीबुल्लाह कत्ल केस का अहम गवाह अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। पुलिस ने गवाह शहादत जहांगीर को वाक़े का ऐनी शायद ज़ाहिर किया था। शहादत जहांगीर ने अदालत में अपने बयान हल्फी में कहा कि मेरा नकीब महसूस कत्ल वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती राव अनवार के खिलाफ बयान लिया। पुलिस ने मुझ पर तशद्दुद करके अपनी मर्जी का बयान रिकॉर्ड करवाया। मेरी जान को खतरा है, अदालत सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। आज समाअत में राव अनवार समेत 12 मुल्ज़िमान को मुकदमे की नकुल फराहम कर दी गई। 11 मफूर मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर अदालत ने बर्मी का इज़हार करते हुए मुल्ज़िमान के एक बार फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मफूर मुल्ज़िमान में साबिक SHO ईमानुल्लाह मरवत, शुएब शूटर और दीगर शामिल हैं। पुलिस ने राव अनवार और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ तीसरे मुकदमे में चालान जमा करा दिया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पुलिस ने चालान में साबिक SSP राव अनवार को नकीबुल्लाह कत्ल केस में मरकजी मुलजिम करार दे दिया है। चालान के मुताबिक नकीबुल्लाह, साबिर, इसहाक और नजर जान की DNA रिपोर्ट्स मौसूल हो गई हैं। नकीबुल्लाह समेत चारों मकतूलीन को एक कमरे में रखकर मारा गया। राव अनवार ने जेल में B क्लास की दरख्वास्त दायर कर दी। मुलजिम के वकील ने कहा कि राव अनवार को सेंट्रल जेल में C क्लास में रखा गया है और उससे आदि मुल्जिमान जैसा सलूक किया जा रहा है। राव अनवार किसी जुर्म में मुलव्विस नहीं और बाकायदा टैक्स अदा करता है, लिहाजा B क्लास की सहूलत दी जाए। जिरगा अमायदीन ने राव अनवार को VIP प्रोटोकॉल पर एतराज उठा दिया। जिरगा अमायदीन के मुश्तरका वक्त में कहा गया है कि राव अनवार मुल्जिम है। जिस तरह दीगर मुल्जिमान को कोर्ट में लाया जाता है उसी तरह उससे भी लाया जाए। साबिक SSP राव अनवार को सब जेल मुंतकिल करने का फैसला भी चैलेंज कर दिया गया। नकीब के लवाहिकीन के वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि एक फोन कॉल पर मुनीर कैंट के बैरक को सब जेल करार देना
फ्रॉड लगता है। सब जेल का तहरीरी ऑर्डर होना चाहिए था और पहले अदालत से इजाजत लेनी चाहिए थी। अदालत ने केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी करते हुए राव अनवार की दरख्वास्त जमानत और बी क्लास पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर मुर्दमान पर फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। पंजाब असेंबली में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल के लिए करारदाद जमा करा दी गई है। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल के लिए करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद के मतन के मुताबिक नवाज शरीफ कलभूषण और कश्मीर में मज़ालिम पर खामोश और रियासत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। नवाज शरीफ ने हवस इक़्तिदार में रियासत के खिलाफ बगावत की और मुल्की सालमियत पर हमले शुरू कर दिए। नवाज शरीफ का दरामदशुदा बयानिया पाकिस्तान को आलमी दबाव में लाने की मकरूह कोशिश है। करारदाद में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ दुश्मन आलमी ताकतों के आलाकार बनकर मुल्क में इंतशार की फजा बना रहे हैं। भारत दानिस्ता तौर पर अदम ताउन करके मुंबई हमला केस के ट्रायल में रुकावट रहा, जबकि रियासती इदारे काबिल एहतराम हैं और मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं जो उस हरदत सराई को मुस्तरद करते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम करने का मुतालबा कर दिया है। परवेज मुशर्रफ कहते हैं नवाज शरीफ भारत के तर्जुमान और मुल्की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने एक बयान में कहा है कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस था और ना ही मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच सकता हूं। नवाज शरीफ ने मीडिया में मेरा हवाला देकर ख्वामख्वाह साथ घसीटने की मजमूम कोशिश की है। साबिक सदर का कहना था कि सारी जिंदगी मुल्क की खिदमत की है, आज भी मुल्क से बाहर रहते हुए दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का दिफा करता हूँ। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली अब्दुल रशीद गोडियल का कहना है कि हालात से दिल बर्दाश्ता होकर पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली अब्दुल रशीद गोडियल ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि MQM की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आपस की लड़ाई देखकर अफसोस होता है। ये सब मफादात की जंग लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि कौम और कराची का वोटर शदीद मायूस हो चुका है और मैं अपनी कौम और पार्टी की मजीद बदनामी नहीं देख सकता, इसलिए हालात से दिल बर्दाश्ता होकर पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है, जिसका बाकायदा ऐलान 3 रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करूंगा। ताहम किसी दूसरी जमात में शमूलियत का कोई इरादा नहीं। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नवाज शरीफ ने ऐसा बयान दिया है जो नहीं देना चाहिए था, जबकि उनके बयान को संजीदगी से लेना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की अयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि देखना चाहिए कि नवाज शरीफ किस हद तक जिम्मेदार हैं और तहकीक की जाए कि नवाज शरीफ के बयान में किस हद तक हकीकत है। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, उनके बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। ऐसे हसास मौजू जिनसे मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा हो उस पर बयान नहीं देना चाहिए। नवाज शरीफ ने वो बयान दे दिया है जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। JUI फे के सरबराह ने मजीद कहा कि आइंदा इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट का रास्ता खुला रखा है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं जल्दी पर तेल डालने का खेल खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आग फैली तो एक एक करके सबको अपनी लपेट में ले सकती है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुल्क बहरानों से दो चार है, लेकिन सुलझाओ के बजाय उलझाओ बढ़ रहा है। गालम गलोच, धक्कम पेल और खींचातानी के रवैये हमें ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां से वापसी आसान नहीं होगी। साद रफीक का कहना था कि दाखिली इंतशार को बढ़ने से ना रोका गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। तमाम स्टेक होल्डर्स एहतियात और तदब्बुर से काम लें और नाइंसाफी और दबाव का सिलसिला रोका जाए। मजीद कौमी अलमियों से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। जल्दी पर तेल डालने का खेल खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये आग फैली तो एक एक करके सबको अपनी लपेट में ले सकती है। वादी नीलम में अलमनाक सानहे ने सबको गमज़दा कर दिया। नाला जागरा में पुल के हादसे में जाँ बहक मजीद 6 सयाहों की लाशें मिल गईं, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई, जबकि 6 की तलाश जारी है। इतवार को नाला जागरा में पुल पर तस्वीरें बनाने के दौरान खौफनाक हादसा पेश आया। इमदादी टीमों ने आज मजीद 6 लाशें निकाल लीं, जिसके बाद जाँ बहक होने वाले सयाहों की तादाद 12 हो गई। जाँ बहक अफराद में 5 खवातीन और 7 मर्द शामिल हैं। जाँ बहक अफराद में एक मुकामी शख्स भी शामिल है जो सयाहों को बचाते हुए नाला जागरा में डूब कर जाँ बहक हो गया। कमिश्नर मुजफ्फराबाद के मुताबिक लापता होने वालों में अहमद राशिद, मुअज्जम इफ्तिखार का ताल्लुक टिप्स कॉलेज फैसलाबाद, जबकि अमतल मंसूर और आमना कौसर का ताल्लुक साहिवाल मेडिकल कॉलेज से है। लाहौर की फायजा नोमान और मुकामी शख्स साइम शफात की लाश नहीं मिल सकी। कमिश्नर का कहना है कि लापता सयाहों के बचने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। इमदादी कामों में पाक फौज, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें लापता सयाहों की तलाश में इंतजामिया के साथ शरीक हैं।
कनाडा में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से मंसूब पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। कनाडा में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पार्क की इफ्तिताही तकरीब में कनाडा भर से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तारिक अजीम खान ने कहा कि इसका क्रेडिट मैनीटोबा में पाकिस्तानी निजात कैनेडियन मुतहरिक कम्युनिटी को जाता है, जो शुमाली अमरीका में पहले पार्क को कायदे आज़म के नाम से मंसूब करने में कामयाब हुए हैं। तारिक अजीम खान का कहना था कि ये हमारे लिए, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क हासिल करने के लिए हमारे बानियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने का लम्हा है। हाई कमिश्नर ने कहा कि विनिपेग की बरादरी पाकिस्तानी सकाफत के फरोग और मुस्बत तस्वुर को उजागर करने के लिए सकाफती मेलों का इनेकाद करती रहती है और ये दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान मुफाहमत के फरोग के लिए पुल का काम करते हैं। इंडोनेशिया में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पुलिस हेडक्वार्टर के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार 4 खुदकुश हमलावरों ने इंडोनेशिया के दूसरे बड़े शहर सुराबाया की पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि 4 हमलावर हलाक हो गए। हमलावरों के हमरा 8 साला बच्ची भी थी, जो वाक़े में मामूली जख्मी हुई। हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी है। इंडोनेशिया में 24 घंटों के दौरान खुदकुश हमले का ये दूसरा वाक़या है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तर्ज पर एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद ने मसीहियों की 3 इबादत गाहों सांता मारिया कैथोलिक चर्च, इंडोनेशियन क्रिश्चियन चर्च और पेंटिकोस्ट सेंट्रल चर्च को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम तर्क करने की सूरत में इक़्तिसादी पाबंदियां उठाने की पेशकश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने ये बात अमरीकी ज़राए अबलाग पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर गुफ्तगू करते हुए कही। शुमाली कोरिया ने अगले माह अमरीका के साथ सरबराही मुलाकात से कबल 3 अमरीकी कैदियों को रिहा कर दिया है, जो कि अमरीका पहुंचकर अपने घरों को पहुंच गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले माह 12 जून को शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। स्पेन में फार्मूला 1 कार रेसिंग का दिलचस्प इवेंट बरतानिया के आलमी चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। फार्मूला 1 चैंपियनशिप के फैसला कुन रोज दुनिया भर के माहिर ड्राइवर्स ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। एक दूसरे पर बरतरी की कोशिश में कुछ गाड़ियां हादसे का भी शिकार हुई, ताहम ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने साथी ड्राइवर को आगे निकलने का मौका नहीं दिया और कम तरीन वक्त में मुकर्ररा फासला तय करके इवेंट अपने नाम कर लिया। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.